स्वागत है आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो डीएलएड सेशन 2022-24 एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए एमएसए क्लासेस एक बार फिर से तैयार है और आप लोगों का क्लासेस जारी है, जिसमें हर एक दिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर के साथ वीडियो क्लास दी जा रही है। और आपको इन वीडियो क्लास के माध्यम से एक्सप्लेनेशन के साथ जो दी जा रही है, इनमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस उसको आपको समझना है और याद रखना है और अपने अपनी कॉपी में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सबको नोट करना है। तो झारखंड डीएलएड एग्जाम की अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो स्पेशली फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3, 4 में 15-16 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी है एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए, जिसके लिए आपको एमएसए क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको जो भी 15-16 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनका नोट्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। तो डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप में, और ऐप में जाकर आपको क्लासेस और एग्जाम खत्म होने तक पूरा गाइडेंस मिलेगा। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि डीएलएड एग्जाम नोट्स और क्लास में आपको टोटल 10 पेपर्स के जो एग्जाम होगा उसका कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, साथ साथ आपको वीडियो क्लास दी जाएगी, एग्जाम तक 100% गाइडेंस मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन भी मिलेंगे एग्जाम से पहले, ताकि कम समय में और बेहतरीन तैयारी हो सके। और पिछले 5 सालों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जिस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दी जाती है उसी हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, झारखंड डीएलएड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए फाउंडेशन 1, 2, 3 और 4 पेपर में 15-16 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको 8 टॉपिक्स का क्लास दिया जा रहा है, बाकी 8 टॉपिक्स आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो नोट्स को कंप्लीट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमें आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को टॉपिक नंबर 6 का तैयारी कराएंगे और टॉपिक 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी वीडियो दे दिया गया है, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा फाउंडेशन पेपर क्लास। तो यहाँ पे टॉपिक 6 जो कि पाठ योजना का अर्थ और परिभाषा और महत्व है। तो एक क्वेश्चन आपका आता है लेसन प्लान से रिलेटेड, या तो आपको फाउंडेशन पेपर 4 में होता क्या है, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा लेसन प्लान से रिलेटेड कि आपको पाठ योजना का मीनिंग, पाठ योजना का डेफिनेशन और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको लिखने के लिए आ सकता है। तो आपको अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपको अभी हम जो क्लास देने जा रहे हैं इसको आपको लिखना है एग्जाम में। बाकी इसी से रिलेटेड एक और अलग तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी एक पाठ योजना आप बनाने के लिए आपको आ सकता है। तो अगर लेसन प्लान बनाने के लिए आ सकता है तो उसका जो है आपको एक लेसन प्लान बनाना होगा, जैसे कि आप लेसन प्लान कॉलेज में जमा किए होंगे, तो उसी तरह का आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है लेसन प्लान बनाने को लेकर, जो कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो लेसन प्लान कैसे बनाना है इसका ऑलरेडी आप लोगों को फॉर्मेट दिया जाएगा, या फिर अगर आप किसी भी सेशन के हैं, 22-24 है, 23-25 के हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको लेसन प्लान का फॉर्मेट मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराएंगे और वो आपको लेसन प्लान बन जाएगा। तो इस वीडियो में चलिए आपको पहले लेसन प्लान का मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन और उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो बताते हैं। तो सबसे पहले पाठ योजना का अर्थ, मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। कक्षा में जाने से पूर्व हम अपने विषय वस्तु का एक छोटा सा स्वरूप बना लेते हैं, जिसे शिक्षक किसी निश्चित कालांश में पढ़ाता है। पाठ पढ़ाने के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्य विषय से संबंधित बालकों का पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शिक्षण की विधियाँ आदि बातों का पूरा विवरण, जिन्हें शिक्षक कक्षा शिक्षण द्वारा 1 घंटे में पूरा करना होता है, पाठ योजना में रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे पाठ योजना क्या है, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे अगर आप लोगों ने लेसन प्लान बनाए हैं कि उसमें क्या क्या रहते हैं। एक निश्चित कालांश, उसमें शिक्षक का नाम, उसके अलावा आपको उसमें बालकों का पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शिक्षण की विधियाँ क्या है, इसके अलावा विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, तो ये सारी चीज़ जिसमें विवरण रहते हैं और जिसको टीचर को या तो 1 घंटा या फिर 40 मिनट या 45 मिनट या फिर 50 मिनट, इस तरह से एक निर्धारित समय रहते हैं जिसके अंतर्गत उसको कंप्लीट करना होता है क्लास। तो इसी तरह से जो स्वरूप बनाया जाता है उसी को कहते हैं लेसन प्लान या फिर पाठ योजना। इस प्रकार पाठ योजना का तात्पर्य हो गया उन सभी बातों के विस्तार पूर्वक विवरण से जिन्हें शिक्षक एक निश्चित अवधि के अंदर पूरा कर लेता है। यह अवधि भिन्न भिन्न विद्यालयों में कुछ कम अथवा कुछ अधिक हो सकती है। अब अगर क्वेश्चन पूछ लेता है पाठ योजना का मीनिंग के साथ परिभाषा, तो परिभाषा क्या लिखना है, तो यहाँ पे आप लोगों को 3 हम यहाँ पे परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन आपको कोई 2 परिभाषा याद रखना है। पहला कि डेफिनेशन ऑफ लेसन प्लान का पहला है नेल्सन वाशिंग के अनुसार,
तो जो नेल्सन वाशिंग है उन्होंने क्या कहा है पाठ्य योजना के बारे में, तो यहाँ देखिए कि पाठ्य योजना उस कथन का शीर्षक है जिसमें घंटों के समय में कक्षा क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने वाली उपलब्धियों और विशिष्ट साधनों का उल्लेख होता है। इसके अलावा बॉसिंग के अनुसार क्या कहना है, पाठ्य योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिनके द्वारा वह उपलब्धियों एक निश्चित समय में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती है। वीनिंग तथा वेनिंग के अनुसार दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, क्रमबद्ध करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्माण करना प्रमुख है। तो इस तरह से आपको कोई भी 3 डेफिनेशन में से कोई 2 कम से कम या तो एक डेफिनेशन आपको याद रखना है और उसको लिखना है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है कि पाठ्य योजना का महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ऐसा क्यों है कि पाठ्य योजना जरूरी है, तो लेसन प्लान रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है। चलिए इसके बारे में आप लोगों को दिखाते हैं और आप लोगों को क्लास देते हैं। तो शिक्षक के लिए पाठ्य योजना निर्माण उतना ही आवश्यक है जितना एक अभियंता यानी इंजीनियर को भवन निर्माण के लिए मानचित्र या ब्लूप्रिंट का होना आवश्यक है। यानी जिस तरह से एक इंजीनियर को, एक अभियंता को कोई भी बिल्डिंग निर्माण के लिए मानचित्र या फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है, ठीक उसी तरह से पाठ्य योजना का निर्माण करना भी शिक्षक के लिए उतना ही आवश्यक है। कक्षा में सफल एवं प्रभावी शिक्षण हेतु पाठ्य योजना अत्यंत आवश्यक है। तो एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना है कॉपी में और इसी को आपको याद रखना है, जो पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा है और आपको बताने जा रहे हैं, और इसी को आपको एग्जाम में लिखना है। तो पॉइंट नंबर 1, पाठ्य योजना में विशिष्ट जो उद्देश्य है, लेखन कक्षा शिक्षण को दिशा प्रदान करते हैं। यह कक्षा नियंत्रण तथा प्रेरणा में व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के नियोजन में सहायता प्रदान करती है। इससे बालकों को पूरा ज्ञान होता है जिस पर आगामी शिक्षण आधारित होते हैं, जिससे छात्र नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी उन सभी टॉपिक, उन सभी चीज़ों को शामिल की जाती है जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बालकों को पूरा ज्ञान मिलता है। किसी पाठ्य वस्तु के दैनिक शिक्षा को सफलता एवं प्रभावी रूप प्रदान करने हेतु पाठ्य योजना सहायक है। इससे विषय वस्तु का आधार बालक केंद्रित तथा व्यवस्थित होता है एवं प्रभावशाली शिक्षण का संगम होता है। इसके माध्यम से शिक्षक शैक्षिक लक्ष्य तथा प्रक्रियाओं का नियमन संपूर्ण लक्ष्यों तथा क्रियाओं के रूप में तैयार करता है। पॉइंट नंबर 7, चिंतन में क्रमबद्धता एवं विकास के लिए यह आवश्यक है। पॉइंट नंबर 8, यह अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शक एवं मित्र का कार्य करती है। पाठ्य योजना शिक्षक को आवश्यकता अनुसार समय विभाजन और प्रयोग के लिए अवसर देती है। पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी हो जाती है। तो ये 8 इंपॉर्टेंट्स है, आपको याद रखना है। अब अगर क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि पाठ्य योजना के उद्देश्य क्या है, तो पाठ्य योजना क्यों, किस लिए बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है क्या क्या। तो चलिए पॉइंट आपको बताते हैं, पॉइंट को आप नोट कीजिए और इसको याद रखिएगा और एग्जाम में आपको इसको लिखना है। इसके लिए आपको करना क्या है, अभी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अपनी कॉपी में, पॉइंट को पहले लिखिए, उसको पढ़िए, फिर उसको दोबारा से बिना देखकर उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको ये जो है याद रह जाएगा। तो पाठ्य योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार से है। इसका क्या क्या उद्देश्य है। पॉइंट नंबर 1, कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी कराना, निर्धारित पाठ्य वस्तु के सभी तत्वों का विवेचन करना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सभी चीज टॉपिक रहता है, जो जिस टॉपिक पर पढ़ाई जाती है उससे रिलेटेड सब कुछ रहता है, इसीलिए निर्धारित पाठ्य वस्तु के सभी तत्वों का विवेचन करना। प्रस्तुतिकरण के क्रम तथा पाठ्य वस्तु के रूप में निश्चितता की जानकारी कराना, कक्षा शिक्षण की समय शिक्षक के विस्मृति की संभावना कम होना, शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री के प्रयोग के स्थल, शिक्षण विधि तथा प्रविधियों का निर्धारण करना। उसके बाद अब एक क्वेश्चन कि पाठ्य योजना की रूपरेखा। तो आप सभी जानते हैं कि पाठ्य योजना में क्या क्या होते हैं, ऑलरेडी आपको इसका फॉर्मेट मिलेगा, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको ये एग्जाम के जैसे आप लोगों का रूटीन आ जाएगा, एग्जाम रूटीन, उसके 1-2 दिन बाद ही आप लोगों को लेसन प्लान का फॉर्मेट दी जाती है और साथ ही आप लोगों को तैयारी भी कराया जाता है। तो लेसन प्लान निर्माण हेतु शिक्षक के समक्ष कुछ निश्चित लक्ष्य रहता है और इसी आधार पर शिक्षक किसी कक्षा में पाठों को प्रस्तुत कर सकता है। तो देखिए इस तरह से क्या क्या रहता है लेसन प्लान में, उसको आपको जो है रूपरेखा जो है, यानी जो लेसन प्लान बनाई जाती है, स्ट्रक्चर जो है वो क्या क्या रहता है। सबसे पहले आपको सामान्य सूचना होगा। सामान्य सूचना में क्या क्या होगा, इसमें पढ़ाए जाने वाले पाठ का शीर्षक,
कक्षा, कालांश, समय, अवधि, विषय, प्रकरण, दिनांक आदि को शामिल किया जाना चाहिए। जिस विद्यालय में शिक्षण किया जाना है उसका नाम भी अवश्य लिखना चाहिए। ये आपका सामान्य सूचना में रहती है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में क्या लिखना होता है? इसमें होता है लेखन प्रथम बिंदु के आधार पर सामान्य उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है। भाषा, रसायन, विज्ञान, गणित, हिंदी, सामाजिक अध्ययन आदि विषयों के सामान्य उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य भी लिखना होता है किसी भी पाठ को, विशेष को लेकर। तो पाठ विशेष को पढ़ाने में जिस उद्देश्य की प्राप्ति होती है वह लिखना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्यों पर आधारित होते हैं, परंतु उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। इसके अलावा सहायक सामग्री में क्या होते हैं? तो सहायक सामग्री देखिए, यहाँ पे जो आप लोगों का टॉपिक है ना, जैसे सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, इन सभी टॉपिक को याद रखिएगा। बाकी चीज़ आप पढ़िए, उसको आप लोगों को पढ़ के जो है उसको आपको डील करना है, मतलब उसको डिटेल्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे याद रखिएगा सहायक सामग्री, तो सहायक सामग्री में क्या क्या होते हैं वो आपको लिखना है एग्जाम में। तो पाठ पढ़ाने में किस प्रकार की अधिगम सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उसका उल्लेख करना चाहिए, जैसे श्वेत वर्तिका, उसके बाद सैमपट, चार्ट, मॉडल आदि। पूर्व ज्ञान, इसमें बालक को 5 से संबंधित जो ज्ञान पहले से है जिसके आधार पर पाठ को प्रस्तावित करना है, पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ का प्रारंभ होता है। उसके बाद प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना में क्या है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रश्नों या चार्ट के द्वारा पाठ को प्रस्तावित करता है। प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। उद्देश्य कथन, पाठ में जिस उद्देश्य का वर्णन किया गया है उस उद्देश्य को लिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, प्रस्तुतिकरण। लेसन प्लान के इस भाग में छात्रों के सम्मुख नवीन ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए प्रस्तुत 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। एक भाग में अध्ययन स्थितियां एवं दूसरे भाग में अध्ययन बिंदु लिखते हैं। शिक्षक विभिन्न शिक्षण पद्धति, विभिन्न प्रविधियों, दृश्य श्रव्य विधियों का प्रयोग करता है। विषय वस्तु को 1 या 2 सोपानों में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद आपका बोध प्रश्न होते हैं, जिसमें शिक्षक पढ़ाए गए पाठ में से प्रश्न पूछता है, जो बोध प्रश्न कहलाता है। तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है। उसके बाद सैमपट कार्य, सैमपट सारांश, इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए प्रयोग आदि को इसमें लिखा जाता है। उसके बाद कक्षा कार्य, छात्रों को पाठ से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। निरीक्षण कार्य में क्या है, इसमें अध्यापक दिए गए कार्य का निरीक्षण कार्य करेगा। मूल्यांकन में अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ में से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि बालकों ने कहाँ तक नवीन ज्ञान अर्जित किया है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न होगा और लास्ट में आपका गृह कार्य यानी होमवर्क होगा। तो ये टॉपिक आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि आदर्श पाठ योजना की विशेषता। तो जो आदर्श पाठ योजना अगर आप बनाएंगे तो उसकी विशेषता क्या क्या है, तो ये अलग से टॉपिक क्वेश्चन आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के तरफ से तो अभी तक उतना क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी इसको आप लोग को करवा देते हैं। लेकिन आप लोग को पाठ योजना का जो अभी तक जो बताया है उस चीज़ों को याद रखना है। पाठ योजना का उद्देश्य, उसका महत्व, उसका परिभाषा और उसका अर्थ, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी आदर्श पाठ योजना की विशेषता को भी आप लोग को नोट्स में दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। टोटल यहाँ पे 7 पॉइंट किया हुआ है। फाउंडेशन पेपर 4 जिसका नाम है शैक्षिक तकनीकी में प्रौद्योगिकी और एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इवेल्युएशन। तो चलिए इसका कंप्लीट क्लास देते हैं टॉपिक नंबर 7 का। तो टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 7, कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, कंप्यूटर के लाभ और सीमाओं का वर्णन करें। तो झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, क्या उपयोगिता है और इनका सीमा और लाभ को लिखने के लिए क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलिए इसका कंप्लीट क्लास देते हैं और बाकी टॉपिक का भी क्लास दे दिया गया है। आप लोग जाकर यूट्यूब चैनल पर ही देख सकते हैं या फिर इसके प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या महत्व है, कंप्यूटर का शैक्षिक महत्व है। जब से शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होना शुरू हुआ है तब से शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कार्यों में तीव्रता आ गई है। यह शिक्षा क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान अत्यंत तीव्र गति से करता है। आप सभी जानते हैं कि आज कंप्यूटर युग जो मॉडर्न युग है वो कंप्यूटर युग है और इसके साथ साथ शिक्षा भी बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। यह एक ऐसा साधन है जो हर प्रकार की सूचनाओं को स्वीकार करके उसे उचित रूप में उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। अतः आज वर्तमान में शिक्षा में गुणात्मक सुधार और व्यक्तिक निर्देशन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर तकनीकी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवीन परिवर्तन होते जा रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट द्वारा विभिन्न विषयों पर विशद जानकारी प्राप्त कर शिक्षण कार्य में सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।
जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसका आपको आंसर खोजना होता है, तो इसमें क्या होगा कि आप इंटरनेट या फिर कंप्यूटर के जरिए ही आप उसका आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आज के मॉडर्न जनरेशन में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का कितना इम्पोर्टेंस है। तो कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंस है शिक्षा के क्षेत्र में, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इन पॉइंट को आप लोगों को कॉपी में नोट कीजिए और इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर एक महासंगणक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह बड़ी से बड़ी गणनाओं को कुछ ही सेकंड में हल कर देता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यह सूचनाओं का संग्रह बड़ी मात्रा में करता है, जिससे बड़ी मात्रा में शैक्षिक सूचनाओं का संग्रह आसानी से किया जा सकता है। इसका प्रयोग शिक्षण और अनुदेशन में किया जाता है। शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा, मूल्यांकन, परीक्षाफल आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने तथा निष्कर्ष तक पहुंचने में इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं कौशलों के विकास एवं अभ्यास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। इसके अलावा देखिए, कंप्यूटर की सहायता से शैक्षिक अनुसंधानों में आंकड़ों का संग्रह व गणना आसानी से की जा सकती है। यह छात्रों को निर्देश और परामर्श देने में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं की पारस्परिक तुलना करके गुणात्मक प्रगति का दिग्दर्शन कंप्यूटर के माध्यम से ही सरलता से किया जा सकता है। यानी बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहाँ पे अगर उस शिक्षण संस्थान में कुछ गुणात्मक प्रगति को लाना है, तो ऐसे में कंप्यूटर का माध्यम बहुत सरलता से यूज किया जा सकता है। प्रयोगशाला और दूसरे क्रियात्मक कार्यों में भी कंप्यूटर सहायक सामग्री के रूप में कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के विचारों और सूचनाओं की पुनरावृत्ति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह स्वशिक्षण में उपयोगी है। शिक्षकों को उपस्थिति रजिस्टर को पूरा करना, समय सारणी का निर्माण करना तथा वेतन आदि का लेखा जोखा रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर पर देश विदेश के विभिन्न पुस्तकों के संबंध में पूरी जानकारी होती है, जिसका लाभ छात्र उठा सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस है। आप देखिए कंप्यूटर के लाभ क्या है और इसका उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है। तो इन जितने भी आप लोग यहाँ पे पॉइंट दिखाने जा रहे हैं, इस सब पॉइंट आपको नोट करना है, इसको ध्यान में रखना है और आपको इसी तरह से एग्जाम में आंसर को लिखना है। बाकी जिनको भी ये नोट्स चाहिए तो आपको टोटल 10 पेपर का ही नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर 91109115, जिन्होंने भी नोट्स नहीं लिया है, अगर आप झारखंड डीएलएड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहेंगे तो आप नोट्स ले सकते हैं। 9110911552 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। तो कंप्यूटर के लाभ और उपयोगिता क्या क्या है। पहला, कंप्यूटर के चित्रों में रंगों, संगीत आदि के कारण वास्तविकता का आभास होने लगता है तथा अभ्यास करने और प्रयोगशाला में क्रियाएं करने का मन करता है। यानी कंप्यूटर के जो चित्र होते हैं, जिसको रंग, संगीत, इसमें एक वास्तविकता नज़र आती है और इस तरह से वो इंटरेस्टिंग भी होती है और इसको पढ़ने में भी स्टूडेंट का मन करता है। पॉइंट नंबर 2, इसकी स्मृति क्षमता के कारण विद्यार्थियों की पिछली क्रियाओं को रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिससे अगले चरणों की योजना बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर के माध्यम से स्टूडेंट का जो रिकॉर्डेड है वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे किया जा सकता है, उनकी एक्टिविटी, उनकी सारी चीज़ों को, और फिर अगले चरण की जो भी योजना बनाना होगा इसके लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षक द्वारा नियंत्रण अवधि को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शिक्षक के नियंत्रण में अधिक सूचनाएँ होती हैं। कंप्यूटर में नवीनता के अंश के कारण सीखने वाले अभिप्रेरणा उत्पन्न होते हैं। परीक्षाओं के परिणाम तैयार करने के लिए भी कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। कंप्यूटर का प्रयोग शोध कार्य, शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श आदि में किया जाता है। कंप्यूटर के रिकॉर्ड रखने की योग्यता के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत अनुदेशन को संभव किया जा सकता है। इसके प्रगति पर भी नज़र रखी जा सकती है। तो यह है कंप्यूटर के लाभ। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर की सीमाओं को लिखे, तो चलिए इसको भी आप लोग को क्लास देते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या है। पॉइंट नंबर 1, क्या क्या सीमाएं हैं आप लोग को जानना जरूरी है। पहला है, कंप्यूटर की देखरेख भी उस स्थिति में बहुत अधिक महंगी पड़ती है जबकि कंप्यूटर का प्रयोग अत्यधिक है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज तो आप लोग जानते हैं, बहुत इसको सरलता से यूज किया जा सकता है, इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत है, लेकिन कंप्यूटर के देखरेख यानी कंप्यूटर का यूज करना वो बहुत महंगा भी रहता है। ठीक है, कंप्यूटर में प्रयोग के लिए उच्च स्तर की अनुदेशन आत्म सामग्री का भारी अभाव है, विशेषकर माइक्रो कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर की कीमतों में भारी कमी हो जाने के बावजूद कंप्यूटरीकृत अनुदेशन बहुत महंगा पड़ता है। यानी अगर कंप्यूटर का दाम अभी फ़िलहाल के मॉडर्न जनरेशन में अगर बताया जाए तो कम है, लेकिन फिर भी अगर उसका जितनी सारी मटेरियल होना चाहिए वो फिर महंगा ही पड़ता है। किसी एक कंप्यूटर के लिए तैयार सॉफ्टवेयर सामग्री का प्रयोग दूसरे अन्य कंप्यूटर में नहीं किया जा सकता है।
और लास्ट पॉइंट आप लोग याद रखना है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर का डिजाइन और उत्पादन अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर के डिजाइन और उत्पादन से बहुत पीछे रह गए हैं। तो ये रहा कंप्यूटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग उसका लाभ और उसकी सीमाएं और कंप्यूटर का महत्व आपको लिखना है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक एक और आप लोगों के लिए आएगा कि वर्तमान तकनीकी में इंटरनेट का अर्थ, लाभ और विशेषता, यानी वर्तमान शिक्षण विधि पद्धति में इंटरनेट का क्या रोल है, उसका अर्थ क्या है, लाभ क्या है, तो इसका क्लास दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सबसे रिक्वेस्ट रहेगा आप अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।